हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पर्यावरण शिक्षा की पार्ट 7 की सीरीज़ लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लगभग क्वेश्चंस का सिलेक्शन ऐसा है जिससे आपका यूपीटीटी का जो 23 को एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यही मिलने वाले हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पर अपना आते हैं हम। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे अपना कि लवण क्या होता है, ठीक है। तो लवण को हम बेसिकली साल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे साधारण भाषा में हम नमक भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किसका अवशोषण करता है? तो लवण, जो लवण है हमारा वो जल का अवशोषण करता है। तो कौन सा लवण है इनमें से? हाइग्रोस्कोपिक लवण है या एनहाइड्रस लवण है या हाइड्रोफिलिक लवण है या हाइड्रोफोबिक लवण है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो आंसर नंबर ए हमारा राइट होगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। जो हाइग्रोस्कोपिक लवण है इसकी बेसिकली विशेषता ये होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ या अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण करता है। जो भी जल के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्ट के आसपास होंगे तो ये सॉल्ट जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनका एब्जॉर्प्शन करेगा। और यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक लवण यानी कि हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमें दे रखा है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? सबसे पहले तो हम यहाँ ये जानेंगे विश्व ऊष्मायन क्या है। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर कहीं विश्व ऊष्मायन लिखा हुआ एग्ज़ाम में आ जाए या ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हमसे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। तो इसके लिए निम्न में से कौन सा जो है वो प्रमुख कारक है ग्लोबल वार्मिंग? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा। और प्लांट से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं वो O2 होती है, प्लांट से रिलीज गैस, ये भी बिल्कुल नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जाएगा, वाहनों से निकलने वाली गैसें। और इसके लिए कुछ गैसेस और रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो वाहनों से, जैसे बेसिकली CO2 भी रिलीज़ होती है, N2O और CH4 ये हमारी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये सारी गैसेस हैं जो हमारी वाहनों से रिलीज़ होती हैं। ये गैसें वाहनों के इंजन के दहन, यानी कि दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है, दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। और ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर, जो हमारा एयर है, ठीक है, वायुमंडल है, इसमें पहुंच करके क्या करती हैं? गर्मी को बढ़ाती हैं, यानी कि विश्व ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को पैदा करती हैं। तो इसलिए ये जो गैसें हैं हमारी CO2 और N2O और CH4, ये सारी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जैसे कि हमें कहीं थोड़ी दूर पर ही जाना है तो वॉक टू शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, और बाइसिकल का आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है। तो इन सब से जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उस काफ़ी सारा उससे सॉल्यूशंस हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु में प्रस्तर, प्रस्तर का यहाँ मतलब है और, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे या इसको और को हम बोलते हैं अयस्क,
अयस्क बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी यहाँ पर बेसिकली हमारा राइट जाएगा। और को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम कोई भी मेटल है जिसको हम क्या करते हैं अर्थ से निकालते हैं, तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। तो वो जो इम्प्योरिटी है उसको हम अयस्क बोलते हैं। और उसके बाद जब हम इस अयस्क को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्लीन करते हैं, तब उसके बाद उससे हमें प्योर मेटल्स जो है वो हमें मिलता है। तो जो इम्प्योर मैटर होता है उसको हम बोलते हैं अयस्क। तो यहाँ पर धातु में प्रस्तर को हम अयस्क बोलेंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अब सीधी बात है, पेड़ पौधे SO2 अवशोषित नहीं करते हैं। पेड़ पौधों के लिए जो गैस ज़रूरी होती है वही गैस वो एब्जॉर्ब करेंगे, ना तो CO करेंगे ना N2 करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? CO2, यानी कि इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, इसको हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। CO2 हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपना। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को फॉन, डेसीबल नहीं होता है, डेसिबल नहीं होता है, डेसीबल राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम अपने आते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। मुख्यतः जो प्रकाश संश्लेषण है यानी कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस है, जो प्रोसेस होता है, वो किस में होता है? तो सभी पौधों में होता है। क्या आप इसके साथ जाएंगे? ये सभी जंतुओं एवं पौधों में होता है, या सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरसों द्वारा? तो इसमें से एकदम करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि सभी पौधों में नहीं होता है। ठीक है, सभी पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चलता है। जंतुओं में नहीं होता है, सभी जंतुओं में नहीं होता है। कुछ एक आध ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी यूनिसेलुलर जो होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर जो होते हैं उनमें ही होता है, बेसिकली सब में नहीं होता है। तो यहाँ पर जंतु एवं पौधे दे रखा है, इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पे सभी हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। ये आंसर हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपना हम आगे बढ़ते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा यहाँ पे होगा होना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा कीटनाशक मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या ये सभी इनमें से क्या? तो यहाँ पर ज़्यादा जो होगा वो वाटर पॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट होगा हमारा। आगे चैनल को आप लोग लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके बाद आपके यहाँ से सीरीज़ जो चलेगी वो थोड़ी जीव विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज़ चलेगी, जो बेसिकली EVS में पूछे जाते हैं, UP टेट वगैरह में। तो मैं कुछ आपके लिए जीव विज्ञान से रिलेटेड भी प्रश्न लेके आई हूँ, तो वो क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आगे देखते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें जीव वैज्ञानिक दिए हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर नहीं होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने जो था इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर ए नहीं होगा। और फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट हुक हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्होंने सेल का नाम रखा था सर्वप्रथम। रॉबर्ट हुक हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ये देखिए हमारी सेल भी बनी हुई है। ठीक है, बेसिकली ये RBC सेल है हमारी। ठीक है, ब्लड की RBC सेल, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल बनी हुई है पिक्चर में आप जैसा देख रहे हैं। आगे हम अपना देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो हमारी सेल होती है उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में, गोल्गी काय में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा बिल्कुल हट जाना चाहिए, ये यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे हम अपना देखते हैं राइबोसोम में। तो बेसिकली हमारा राइट आंसर बिल्कुल यही होगा, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में जो है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और राइबोसोम को ही हम कहते हैं राइबोसोम।
राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। और गोल्जी बॉडी को हम यहाँ पर कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। गोल्जी बॉडी को हम यहाँ पे कहते हैं ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस से जानते हैं और राइबोसोम्स को प्रोटीन्स ऑफ सेल जानते हैं और सेंट्रियोसोम्स ये प्लांट में होता है, ठीक है। चलो, और यहाँ जो आंसर है हमारा प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री राइबोसोम्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। मतलब ये जो हमें 4 कंपोनेंट्स यहाँ दे रखे हैं, जिसमें से ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें से यकृत, ग्रहणी और वृक्क, ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। तो वृक्क किडनी होता है, ठीक है, किडनी, बेसिकली वृक्क को हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो लिवर, बिल्कुल सही जाएगा आंसर। यकृत में पित्त का जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पित्त जमा कहाँ होता है। जैसे लिवर में इसका जो फॉर्मेशन हो जाता है तो पित्त हमारा जमा कहाँ होता है, तो सभी में तो जमा नहीं होगा। प्लीहा इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन बोलते हैं। और यहाँ पे डेड आरबीसी जो है, आरबीसी जब डेड हो जाती हैं तो वो यहाँ पर जा कर के कलेक्ट हो जाती हैं। तो प्लीहा को रेड आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है, आरबीसी को। और यकृत जो पित्त है वो फॉर्मेशन यकृत से होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। पित्ताशय को हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, DER, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें।